अपोलो 11 का मिशन जिसे लॉन्च किया गया था धरती से चंद्रमा के लिए 16 जुलाई 1969 को, यह नासा द्वारा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भेजा गया एक बड़ा मिशन था जिसका नाम अपोलो 11 रखा गया था। पहली बार इस प्रोजेक्ट के साथ इंसानों को चांद की सतह पर उतारा गया था 16 जुलाई 1969 को। इस मिशन में खास तौर पर 3 एस्ट्रोनॉट शामिल थे जिनका काम चंद्रमा की सतह पर अपने लूनर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग कराना था और चंद्रमा की सतह की मिट्टी के कुछ सैंपल इकट्ठा करके और कुछ टेस्टिंग करने के बाद धरती पर सुरक्षित लौटने का जिम्मा था। आज 55 साल बीत चुके हैं इस मिशन की थ्योरी को लेकर, लेकिन इस मिशन को लेकर कुछ लोगों का यह मानना है कि यह मिशन अमेरिका की ओर से सिर्फ एक दिखावा है जिसे एरिया 51 में फिल्माया गया था सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए। आखिर कौन थे वो तीनों एस्ट्रोनॉट? क्या सच में चांद की सतह पर ये तीनों एस्ट्रोनॉट उतरे थे? तो चलिए जानते हैं अपोलो 11 की यह मिस्ट्री आज की वीडियो #2 में। अपोलो 11 के इस मिशन को 16 जुलाई 1969 को अमेरिका फ्लोरिडा के एक द्वीप पर स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से सुबह के 9:32 में लॉन्च किया गया था। 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. वाकई में यह मिशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें $24 बिलियन खर्च हुए थे जो आज की डेट में $100 बिलियन के करीब होते हैं। अपोलो 11 का यह मिशन, इस मिशन को देखने वाले लोगों की संख्या 65 करोड़ से भी ज्यादा थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है। अपोलो 11 की इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट शामिल थे जो कि 38 साल के नील आर्मस्ट्रांग जो कि इस मिशन के कमांडर थे और दूसरे नंबर पर बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस होते हैं। लेकिन इन तीनों एस्ट्रोनॉट में 2 एस्ट्रोनॉट को ज्यादा पहचाना जाता है, कमांडर नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन को। और अगर बात करें माइकल कॉलिंस की, तो इस मिशन में एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से माइकल कॉलिंस को ज्यादा नहीं पहचाना जाता है। कौन थी वह वजह जिसकी वजह से माइकल कॉलिंस को इतना ज्यादा नहीं पहचाना जाता है? आप वीडियो में बने रहें, आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 1969 से कुछ सालों पीछे चले तो नासा द्वारा अपोलो 1 भी लॉन्च किया जाना था जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट अपोलो 1 के मिशन के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। लेकिन अपोलो 1 के स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के टाइम ही इस स्पेसक्राफ्ट के केबिन में टेक्निकल इश्यूज की वजह से इसके केबिन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। केबिन के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से इस केबिन में आग लग जाती है जिसमें उड़ान के लिए प्रिपेयर हो रहे तीनों एस्ट्रोनॉट इस हादसे की चपेट में आ जाते हैं और उनकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। नासा इस मिशन के हादसे को देखकर बहुत दुखी होता है लेकिन वह हार नहीं मानता और अपनी मेहनत जारी रखता है। अपोलो 1 के बाद नासा ने कई मिशन किए जिसमें अपोलो 4, अपोलो 5, अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 और 2 महीनों बाद सितंबर 1968 में अपोलो 8, मार्च 1969 को अपोलो 9 और 10 लॉन्च करता है। लेकिन ये सारे मिशन जो नासा ने अपोलो 11 के पहले किए थे वो सारे मिशन सिर्फ एक टेस्टिंग के रूप में किए गए थे। किसी मिशन में एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग और किसी मिशन में लूनर मॉड्यूल की टेस्टिंग के लिए किए गए थे और फाइनली लॉन्च होता है 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11। इस मिशन को 650 मिलियन से ज्यादा लोग अपने घरों, ऑफिसों से टेलीविजन के द्वारा लाइव प्रसारण देख रहे थे। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि नासा इतनी जल्दी मिशन क्यों लॉन्च कर रहा था। इतनी जल्दी मिशन लॉन्च करने का एक मुख्य कारण था वॉर यानी कोल्ड वॉर जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रही थी। दोनों देशों के बीच स्पेस में सबसे पहले जाने की रेस चल रही थी। इसी कारण से नासा इतनी जल्दी मिशन को लॉन्च कर रहा था। बढ़ते हैं आगे की ओर। अपोलो 11 के इस स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न V5 रॉकेट के द्वारा स्पेस में भेजा गया था जिसमें 1 मिलियन गैलन लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और केरोसिन भरा गया था जिससे यह रॉकेट का वजन 400 हाथियों के बराबर हो गया था। नंबरिंग में मापा जाए तो इस स्पेसक्राफ्ट का टोटल वजन 30 लाख किलोग्राम था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना भारी
स्पेसक्राफ्ट था। लाखों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट चांद की कक्षा में प्रवेश कर जाता है। यह स्पेसक्राफ्ट 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसे आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ऊपर के हिस्से को कमांड मॉड्यूल बोला जाता है और बीच के हिस्से को सर्विस मॉड्यूल बोला जाता है और सबसे निचले हिस्से को लूनर मॉड्यूल बोला जाता है। कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को एक साथ मिलाने के बाद इसे CSM बोला जाता है, जिसका निकनेम कोलंबिया रखा गया था। और बात करें लूनर मॉड्यूल को, तो इसी हिस्से को चांद की सतह पर उतरना था, जिसका निकनेम ईगल रखा गया था। इसी जगह पर एक ट्विस्ट है जहां पर माइकल कॉलिंस को ज्यादा नहीं पहचाना जाता। CSM के अंदर बैठे होते हैं माइकल कॉलिंस, जिनका काम CSM को कंट्रोल करना था, और लूनर मॉड्यूल में बैठे होते हैं कमांडर नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन, जो कि लूनर मॉड्यूल को कंट्रोल करने का काम कर रहे थे। यानी चांद की सतह पर उतरने का मौका सिर्फ 2 ही एस्ट्रोनॉट्स को मिलेगा, कमांडर नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन को, जो कि इस मिशन के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर थे। शायद इसी कारण से माइकल कॉलिंस को इतना ज्यादा नहीं पहचाना जाता, क्योंकि उनको चांद की सतह पर कदम रखने का मौका मिला ही नहीं था। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो माइकल कॉलिंस का इस मिशन पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अगर माइकल कॉलिंस नहीं होते तो नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चांद की सतह से कभी धरती पर वापस नहीं लौटते जीवित। चांद की कक्षा में प्रवेश करते ही CSM से लूनर मॉड्यूल अलग हो जाता है और चांद की सतह की ओर बढ़ चले जाता है। रात के ठीक 8:17 में लूनर मॉड्यूल चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है, जिसका कंट्रोल कमांडर नील आर्मस्ट्रांग के हाथों में होता है। लूनर मॉड्यूल से कमांडर नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा नासा स्पेस सेंटर में एक रेडियो मैसेज भेजा जाता है। Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. We could see it as it जिसका मतलब होता है यानी हम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। और कुछ टाइम बाद ईगल का दरवाजा खुलता है, जिससे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग बाहर निकलते हैं और उनके पीछे पीछे बज ऑल्ड्रिन भी निकलते हैं। इन दोनों एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा की सतह पर टोटल 21 घंटे बिताना था और फिर CSM से जाकर अटैच होना था। इन 21 घंटों के बीच इन्होंने चंद्रमा की सतह पर कुछ टेस्टिंग की, फोटोज खींची और मिट्टी के कुछ सैंपल्स इकट्ठा किए और साथ ही साथ इन्होंने चंद्रमा की सतह पर मस्ती भी की। यहाँ 21 घंटे समय बिताने के बाद इन्होंने चंद्रमा की सतह पर एक अमेरिकी झंडा और एक मेटल प्लेट छोड़ते हैं, जिसमें लिखा होता है हियर मैन फ्रॉम द प्लेनेट अर्थ फर्स्ट सेट फुट upon the moon 16 July 1969 AD. We came in peace for all mankind. जिसका मतलब होता है यहाँ पृथ्वी ग्रह के लोग आए थे 16 जुलाई 1969 को और हम सभी मानव जाति के शांति के लिए इस प्लेनेट पर आए थे। ये चीजें चंद्रमा की सतह में छोड़ने के बाद ये एस्ट्रोनॉट टोटल 22 किलो मिट्टी के सैंपल और कुछ पत्थरों को इकट्ठा करके ईगल के साथ रवाना हो जाते हैं CSM के लिए। और चांद की कक्षा में पहुंचते ही ईगल कोलंबिया से अटैच हो जाता है, यानी CSM से अटैच हो जाता है। CSM से अटैच होने के बाद ये तीनों एस्ट्रोनॉट पृथ्वी की ओर बढ़ने लगते हैं अपने स्पेसक्राफ्ट के साथ और कुछ समय बाद पृथ्वी की कक्षा में पहुंचते ही लूनर मॉड्यूल CSM से अलग हो जाता है और पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। ठीक शाम 4:50 में लूनर मॉड्यूल नॉर्थ पैसिफिक ओशन में लैंड करता है। यानी प्रशांत महासागर में लैंड करता है, जिसे अमेरिकी नौसेना के द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाता है। इन तीनों एस्ट्रोनॉट को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अपोलो 11 की यह मिशन एक सच्ची घटना पर आधारित है। नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। यह मून मिशन कोई बच्चों का मिशन नहीं था, यह एक स्पेस मिशन था जिसे नकारा नहीं जा सकता। इस मिशन के कुछ प्रूफ हैं कि अपोलो 11 सच में चांद की सतह पर उतरा था, जिसमें चांद से लाई गई मिट्टी का थोड़ा सा हिस्सा मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और अहमदाबाद फिजिकल रिसर्च लैब में रखा गया है।
जिन लोगों का यह कहना है कि इस मिशन को एरिया 51 में फिल्माया गया था, तो मैं इस मिशन को लेकर यह कहना चाहूंगा कि उस समय पर उतने एडवांस लेवल के कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे जिससे इस मिशन को फिल्माया जा सके। ये कोई एक छोटा मिशन नहीं था, यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये सभी चीजें अपोलो 11 के इस मिशन को सच साबित करती हैं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि सोवियत यूनियन खुद मानता है कि अपोलो 11 का यह मिशन सच में एक सफल मिशन था। द ग्रेट सोवियत इंसाइक्लोपीडिया, जो कि 1970 से 1979 के बीच पब्लिश हुई थी, उसके 3rd एडिशन में साफ साफ लिखा है कि अपोलो 11 की मून लैंडिंग 3rd हिस्टोरिकल इवेंट थी। इस रेस के विपक्ष में खुद सोवियत यूनियन था, जिसका मानना है कि अपोलो 11 का यह मिशन अमेरिका की ओर से एक सफल मिशन रहा। अपोलो 11 की यह मिस्ट्री आप लोगों को कैसी लगी? ऐसे ही स्पेस मिस्ट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए इस वीडियो से जाने की। नमस्कार दोस्तों।